ओके जी, रिकॉर्डिंग हमारी स्टार्ट हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टडी लैक्टेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लैक्टेशन क्या होता है। उसके बाद हम मेनोपॉज पढ़ेंगे। उसके बाद फिर एक दो हार्मोन है वो पढ़ेंगे। फिर प्यूबर्टी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। और हम आज कोशिश ये करेंगे कि ये जो टॉपिक है इसको हम 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर लें, ताकि जो अगला अगला आधा घंटा है उसको हम फिर अपना जो एक्स्ट्रा टॉपिक मैंने कहा था कि मैं आपको इनफर्टिलिटी के बारे में बताऊंगा, उस पे हम बात करते हैं। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी बुक दिखा देता हूँ कि हम आज पढ़ने क्या लगे हैं। तो हम अपनी बुक ओपन करते हैं। तो ये आ गई बुक। अब बुक में हम चलते हैं। कल हमने ये सारा पढ़ लिया था, एप्गार स्कोर। आई आई होप कि अब आपको एप्गार स्कोर अपना कैलकुलेट करना आता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं लैक्टेशन की। ठीक है, कि लैक्टेशन, जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, जो कि फर्स्ट एड वाले ने लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेनोपॉज। मेनोपॉज क्या आता है कि आपको पता है कि जितनी भी लेडीज होती हैं, जब ये 45 46 47 को क्रॉस करती हैं, तो इनमें जो मेंसेस आना है वो बंद हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं मेनोपॉज। तो इसमें क्या क्या लेडी में चेंज आता है, या क्या क्या इसमें क्लिनिकली इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो हम करेंगे। और उसके बाद फिर प्यूबर्टी, और हम इसको इंशाल्लाह 1 घंटे में खत्म करते हैं। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा है जी लैक्टेशन। अब हम लैक्टेशन पढ़ते हैं। तो लैक्टेशन का लफ्ज आप सबको ही पता है कि लैक्टेशन का मतलब क्या होता है। लैक्टेशन का मतलब ये होता है कि जो माँ अपने बच्चे को क्या पिलाती है, दूध पिलाती है। तो उसमें इसने सारी डिटेल तो नहीं लिखी हुई, लेकिन इसने वो बातें लिखी हुई हैं जो कि एज अ बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट आपको लाजमी पता होनी चाहिए। तो लैक्टेशन क्या होता है? ठीक है, लैक्टेशन क्या होता है? ब्रेस्ट फीड। ठीक है, लैक्टेशन क्या होता है? ब्रेस्ट फीड के जो मदर अपने बेबी को दूध पिलाती है, उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन कहते हैं। अब इसमें उसने सबसे जो पहली लाइन लिखी हुई है वो ये है कि आफ्टर पार्चुरेशन। ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन। पार्चुरेशन के आगे अगर आपने लिखना है तो लिख लें, जो औरत बच्चे को जन्म देती है, मतलब कि द गिविंग बर्थ, जो बर्थ का प्रोसेस है उसको हम पार्चुरेशन कहते हैं। तो आफ्टर पार्चुरेशन, ठीक है, आफ्टर पार्चुरेशन एंड डिलीवरी, जब बेबी की डिलीवरी भी हो जाती है, और पार्चुरेशन के बाद क्या आता है कि सडन प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन हमने कल ही पढ़ा था कि जब प्रेगनेंसी होती है तो पूरी प्रेगनेंसी में जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो हाई रहता है। प्रोजेस्टेरोन क्या रहता है? हाई रहता है। तो जैसे ही डिलीवरी हो जाती है, पार्चुलेशन हो जाती है, तो सडन जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो कम हो जाता है। सडन क्या होता है? प्रोजेस्टेरोन कम हो जाता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो अचानक से गिरता है। जब वो गिरता है तो क्या होता है? जब ये प्रोजेस्टेरोन गिरता है तो क्या होता है? हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब प्रेगनेंसी होती है ना, जब प्रेगनेंसी होती है, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, तो पूरी प्रेगनेंसी में जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो हाई होता है। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वो ज्यादा ही होता है, नॉर्मल से वो ज्यादा होता है। लेकिन उसको इनहिबिट करने वाली कौन सी चीज थी? डेट वाज प्रोजेस्टेरोन। हमने पढ़ा था कि जो प्रोलैक्टिन होता तो ज्यादा है, लेकिन मैंने आपको ये एमसीक्यूज भी बताया था कि ये एफसीपीएस का एमसीक्यूज है कि जो लेडीज होती हैं वो प्रेगनेंसी के दौरान क्यों नहीं ब्रेस्ट फीड करवा सकती, उनको क्यों नहीं दूध आता। तो इसकी वजह क्या थी? प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? इस प्रोलैक्टिन को काम नहीं करने देता, इसको इनहिबिट करके रखता है। जो प्रोजेस्टेरोन होता है वो क्या करता है? प्रोलैक्टिन होता तो ज्यादा है, लेकिन प्रोलैक्टिन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। तो अब जैसे ही डिलीवरी हुई, जैसे ही बर्थ हुई, तो क्या हुआ? प्रोजेस्टेरोन कम हो गया। जब प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, तो जिस प्रोजेस्टेरोन ने प्रोलैक्टिन को रोक के रखा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। तो इसने, आपकी बुक ने लिखा हुआ है कि जो प्रोजेस्टेरोन होगा वो क्या करेगा? डिस इनहिबिट। ठीक है, अब पहले उसने इनहिबिट किया हुआ था, तो अब वो क्या कर देगा? उसको डिस इनहिबिट करेगा। एंड स्टार्ट लैक्टेशन। तो जैसे ही डिलीवरी होती है प्रोजेस्टेरोन गिरता है। जब प्रोजेस्टेरोन गिरता है तो क्या होता है? जो प्रोलैक्टिन को जिसने इनहिबिट किया हुआ था वो भी खत्म हो जाता है। तो प्रोलैक्टिन क्या करता है? लैक्टेशन स्टार्ट कर देता है। अब इसमें जो अहम बात है वो ये है कि जब बेबी क्या करता है, जो बेबी होता है, जब वो एक तो रोता है, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जब बेबी रोता है ना माँ के सामने, जब बेबी रोता है तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब बेबी रोता है तो क्या होता है? ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है माँ में। और बेबी जब क्या करता है? सकलिंग करता है। ठीक है, बेबी क्या करता है? सक करता है। क्या करता है? जो निपल होता है ब्रेस्ट का, उसको जब वो सक करता है, सकिंग। और जब बेबी रोता है तो क्या होता है? अब उसने ये लिखा हुआ है कि सकिंग एंड बेबी क्राइंग इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन। इसमें आप लिखें कि जब बेबी रोता है और सक करता है तो क्या होता है? एक तो प्रोलैक्टिन और ज्यादा हो जाता है, जो प्रोलैक्टिन होता है वो भी ज्यादा हो जाता है। और ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन भी ज्यादा होता है बेबी के रोने की वजह से। और बेबी जब सक करता है तो क्या होता है? प्रोलैक्टिन भी ज्यादा होता है, और क्या होता है? ऑक्सीटोसिन भी ज्यादा होता है। और ये क्या करते हैं? इट इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन तभी होती है जब क्या करता है? बेबी सक करता है और बेबी रोता है। ये बहुत अहम बातें हैं। बेबी जब रोता है और बेबी जब सक करता है तब ही मिल्क पैदा होता है, वरना मिल्क पैदा नहीं होता। एंड इजेक्शन। ठीक है, तो एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क सिंस नर्व स्टिमुलेशन। इससे क्या होती है? जब बेबी रोता है या बेबी सक करता है तो क्या होती है? नर्व स्टिमुलेट होती है, नर्व
स्टिमुलेशन होती है, और जिससे क्या होता है ऑक्सीटोसिन और जो प्रोलैक्टिन होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद क्या ऑक्सीटोसिन एंड प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गए। अब प्रोलैक्टिन का क्या काम होता है? तो जो प्रोलैक्टिन होता है इसने क्या करना होता है, ये अहम बात है, यहाँ पे आपने लाजमी समझना है। जो प्रोलैक्टिन होता है ना, इसने मिल्क को प्रोड्यूस करना होता है। जो प्रोलैक्टिन होता है ये क्या करता है, जो प्रोलैक्टिन क्या ये क्या करता है, इंड्यूस करता है। ये क्या करता है, इंड्यूस करता है एंड इंड्यूस एंड मेंटेन। ये क्या करता है, इंड्यूस करता है और मेंटेन करता है किसको, लैक्टेशन को। आप सिंपल अल्फाज में याद रखें कि जो प्रोलैक्टिन होता है इसने मिल्क प्रोडक्शन करनी होती है, इसने मिल्क को बनाना होता है। लेकिन आपका एक और हार्मोन है जिसको हम ऑक्सीटोसिन कहते हैं, वो क्या करता है, एक ना आपके सेल होते हैं, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी, जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट में आपके मसल होते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। ये मायो एपिथेलियल सेल्स अंडर द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीटोसिन ये कंप्रेस करते हैं, जिससे क्या होता है जो उसके अंदर मिल्क स्टोर होता है वो बाहर आता है। तो इजेक्शन जो होती है वो किसकी वजह से होती है, ऑक्सीटोसिन की वजह से। प्रोडक्शन किसकी वजह से होती है, प्रोलैक्टिन की वजह से। अभी मैं आपको पढ़ाता भी हूँ। अब ये जो प्रोलैक्टिन है ये क्या करता है, ये मेंटेन कर देता है लैक्टेशन को। लेकिन मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन आज एक दो स्टूडेंट न्यू आए हैं तो उनको मैं बता दूं। जब 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 प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो ये क्या करता है, ये जो आपका GnRH है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसने FSH और LH बनाना था, ये क्या कर देता है, प्रोलैक्टिन GnRH को कम कर देता है। GnRH को कम कर देता है। जब GnRH कम होगा तो क्या होगा, LH और FSH भी कम होगा, LH और FSH भी कम होगा। तो जब LH और FSH कम होगा तो क्या होगा, उसको एमनोरिया होगा। तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के कुछ महीने तक जो लेडी होती है उसको मेंसेस नहीं आते। इट इज ड्यू टू प्रोलैक्टिन। फिर मैंने आपको इसका कोरिलेशन भी बताया था इस्लामिक स्टडीज के साथ, क्योंकि इस्लाम में हमें 2 साल का हुक्म है कि माएँ अपने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाएं। तो ये एक, इसको नेचुरल कंट्रासेप्शन भी कहते हैं कि जो लेडी है उसको, अब देखें, जाहिर बात है अगर एमनोरिया, उसको मेंसेस नहीं आ रहे, तो जाहिर बात है अगर वो इंटरकोर्स करेगी भी तो क्या होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो इट इज नेचुरल कंट्रासेप्शन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इस्लाम में क्या है, 2 साल का हुक्म है। तो इसलिए ये हम जो मुफ्ती हैं या जो मौलवी लोग हैं, ये इससे ये अंदाजा लगाते हैं कि हर बच्चे में जो गैप होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 2 साल का होना चाहिए। तो ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट इसका ये है। क्योंकि जो जब 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 जो माँ होती है वो लैक्टेटिंग होती है, जब वो अपने बच्चे को दूध पिला रही होती है तो उसमें मेंसेस नहीं आते। तो जब जब तक उसमें मेंसेस नहीं आएंगे, जाहिर बात है प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। लेकिन ये इतना कोई अथेंटिक मेथड नहीं है, इसमें हो भी जाती है प्रेगनेंसी, जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस कम होते हैं। ठीक है, उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी कम हुई होती है। रीजन आपके सामने है, क्योंकि जब प्रोलैक्टिन ज्यादा होता है तो क्या करता है, ये GnRH को कम कर देता है। जब GnRH नहीं होंगे तो क्या होगा, LH और FSH भी कम होंगे। जब LH और FSH भी कम होंगे तो जो मदर होगी वो एमनोरिया में चली जाएगी, उसको मेंसेस नहीं आएंगे और उसको प्रेगनेंसी भी नहीं होगी। तो इसको हम कहते हैं नेचुरल कंट्रासेप्शन। नेचुरल कंट्रासेप्शन। और ये जो प्रोलैक्टिन होता है ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, इंड्यूस मतलब प्रोड्यूस करता है मिल्क को। लेकिन जो मिल्क है उसको बाहर निकालने वाली कौन सी चीज है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये आपने लाजमी याद रखना है। अब हम इसको और पढ़ते हैं। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि ये क्या करता है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन को कम कर देता है। यही बात है कि जो फीमेल होती है उसमें जो रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो कम हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड हार्मोन है, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ठीक है, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन के काफी काम होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। पहला काम जो अभी हम पढ़ने लगे हैं वो क्या है, इट असेस्ट। ये क्या करता है, मिल्क लेट डाउन। ये क्या करता है, मिल्क लेट डाउन। तो अगर आप इसकी डिटेल और ज्यादा पढ़ना चाहते हो तो मैं आपको बता दूं। देखो, जो ब्रेस्ट होती है, ब्रेस्ट में ना एक सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स। मायो एपिथेलियल सेल्स। जब ऑक्सीटोसिन आता है तो ये जो मायो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जो अंदर प्रोलैक्टिन ने दूध बनाया हुआ था उसको ये क्या करते हैं, बाहर लेके आते हैं। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क लेट डाउन करता है। और बनाता कौन है, प्रोलैक्टिन। तो ये दोनों मिक्स नहीं करने। एक क्या करता है, एक मिल्क को लेट डाउन करता है, बाहर लेके आता है कंट्रैक्शन के जरिए। और एक क्या करता है, मिल्क को प्रोड्यूस करता है, वो प्रोलैक्टिन है। ओके जी। और इसके अलावा जो ऑक्सीटोसिन है, एक तो ये क्या करता है, मिल्क लेट डाउन करता है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि अगर अगर कोई, हम इसको गायनी में पढ़ेंगे भी डिटेल में, अगर कोई लेडी है और उसको अपना अब वो पेन नहीं हो रही, लेबर पेन नहीं हो रही, तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको चुप करके ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, उसकी यूट्रस के पास जाता है और यूट्रस को क्या करता है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर देता है। ठीक है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं लेबर पेन। तो इसको हम पढ़ेंगे भी आगे जाके, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। ऑक्सीटोसिन काज यूट्राइन कंट्रैक्शन, देन व्हाई वी गिव एट डिलीवरी, बेबी डैमेज नहीं होगा। नहीं नहीं, बेबी डैमेज नहीं होगा। देखें डॉक्टर काशिफ, ये जो ऑक्सीटोसिन होता है ये इसको हम इसलिए नहीं देते, मतलब ये ना उस बंदे में देंगे जिसमें लेबर पेन इंड्यूस नहीं हो रही।
उसके वीक पूरे हो गए हैं, उसके वीक पूरे हो गए हैं, इसको हम गायनी में डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी मतलब 40 वीक की प्रेगनेंसी है तो 40 वीक पूरे हो चुके हैं। अब हमने उसकी लेबर पेन इंड्यूस करनी है तो हम उसको ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाएंगे और उससे क्या होगा कि यूट्राइन कंट्रैक्शन होगी और वो बेबी डिलीवर हो जाएगा। तो ऑक्सीटोसिन हम देते हैं टू इंड्यूस लेबर पेन। अगर लेबर पेन नेचुरल हो रही है फिर तो हम क्यों देंगे उसको, लेकिन इसको अगर नहीं हो रही, टाइम पूरा हो गया लेकिन अगर नहीं हो रही, फिर हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। इसको हम पढ़ेंगे गायनी में डिटेल में। ठीक हो गया। तो ये यूट्रस को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू होती है तो जो बेबी होता है उसको वो बाहर एक्सपेल करती है। जी डॉक्टर बहजाद, इसको हम प्री प्रेगनेंसी में भी देते हैं। देखिए अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा क्योंकि फिर गायनी स्टार्ट हो जाती है और टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। देखो डॉक्टर बहजाद बात कर रहे हैं कि प्री प्रेगनेंसी में ऑक्सीटोसिन हम क्यों देते हैं। देखो हम फर्ज करो जो मदर है वो प्री एक्लैम्सिया की पेशेंट है, या फिर उसको एक्लैम्सिया है, या फिर उसको और कोई डिजीज है। हम ये चाहते हैं कि उसकी वक्त से पहले ही हम डिलीवरी करा दें ताकि बेबी डैमेज ना हो। तो फिर हम उसको ऑक्सीटोसिन देंगे ताकि लेबर पेन हो और हम उसकी डिलीवरी करा दें। ठीक है, तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है, ये सारी गायनी की बातें, इसको हम वहां पे पढ़ेंगे। अगर यहाँ पे स्टार्ट हो गए ना तो फिर बड़ा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हो गया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करता है। यूट्रस की क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है। जी हम ये ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन भैंसों को भी देते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन क्या करता है, मिल्क लेट डाउन भी करता है, ये मिल्क को बाहर निकालता है। तो ये भैंसों को भी हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वो क्या दे, दूध दें। लेकिन जो ऑक्सीटोसिन होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। अगर जो ऑक्सीटोसिन वाला मिल्क होता है वो फिर खवातीन के लिए खतरनाक होता है। तो इसकी हम किसी दिन बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम वापस टॉपिक पे आते हैं। जो ऑक्सीटोसिन होता है ये क्या करता है, मिल्क लेट डाउन करता है और क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। उसके अलावा जो अब उसने ये एक बात लिखी हुई है कि वाई मदर शुड ब्रेस्ट फीड, कि मदर को बच्चे को दूध क्यों पिलाना चाहिए। तो जो ब्रेस्ट मिल्क होता है इसके क्या क्या फायदे होते हैं। तो ये जो ब्रेस्ट मिल्क होता है, ब्रेस्ट मिल्क इज आइडियल न्यूट्रिशन। ये क्या है, आइडियल न्यूट्रिशन है। ये बेबी के लिए बड़ी परफेक्ट चीज है न्यूट्रिशन, ये अल्लाह ताला की तरफ से खुराक है बेबी के लिए। इट इज आइडियल न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, जो बच्चा पैदा हुआ है उसके लिए क्या है, आइडियल न्यूट्रिशन है फॉर लेस देन 6 मंथ। मतलब ये ना मैं आपको गायनी में पढ़ाऊंगा अभी ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, कि जब बच्चा 6 महीने का नहीं ना हो जाता, 6 महीने तक बच्चे के लिए सबसे बेस्ट जो खुराक है वो उसकी माँ का दूध है। माँ का दूध सबसे बेहतरीन खुराक है बच्चे के लिए 6 महीने तक। लेकिन इसमें ना आपने एक चीज देनी होती है, मैं आपको बताता हूँ 6 महीने तक आपने क्या उसको देना है। तो जो आइडियल न्यूट्रिशन है, जो ब्रेस्ट मिल्क है वो क्या है, बच्चे के लिए 6 महीने तक क्या है, बेस्ट न्यूट्रिशन है, बेस्ट न्यूट्रिशन। और ये क्या करता है, इट कंटेन मटरनल आईजीए। इसमें क्या होता है, इसमें मदर के आईजीए होती है। तो मैंने आपको कहा भी था कि आईजीए क्या होती है, आईजीए इज म्यूकोजल एंटीबॉडी। ये क्या है, म्यूकोजा की एंटीबॉडी है। तो जब एक मदर अपने बच्चे को दूध पिलाएगी तो क्या होगा, जो वो दूध होगा पहले उसके गले में जाएगा, फेरेंक्स में जाएगा, फिर उसकी जीआईटी में जाएगा। तो ये जो आईजी होती है ये उसको बचाती है, किससे बचाती है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यूआरआई, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। उसको कोई फ्रेंजाइटिस नहीं होता, उसको कोई मुंह का इन्फेक्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो उसके माँ के दूध में आईजीए थी वो उसकी म्यूकस के साथ अटैच हो जाती है और जैसे कोई दुश्मन आता है उसको तबाह बर्बाद कर देती है। उसके अलावा उसको जीआईटी इन्फेक्शन से बचाती है, जीआईटी इन्फेक्शन और अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से बचाती है। ठीक है, तो ये जो आपकी आईजी है जो आप माँ के दूध से लेते हो वो आपको अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन और जीआईटी के इन्फेक्शन से बचाती है। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है कि इसमें मैक्रोफेजेस भी होते हैं और लिम्फोसाइट्स भी होते हैं जो कि आपके फौजी हैं। हम आगे चलते हैं। अब ये भी हो गया, अब हम आगे चलते हैं और अब हम बात करते हैं कि यार और क्या होगा। ये क्या करता है, रिड्यूस इन्फेंट इन्फेक्शन। ठीक है, जो बच्चा होता है उसको इन्फेक्शन होने से बचाती है। रिड्यूस इन्फेंट इन्फेक्शन मतलब कि जो बच्चा होता है उसके इन्फेक्शन के रिस्क को कम कर देते हैं। तो जाहिर बात है जब माँ का दूध पिएगा उसमें आईजी है, उसमें मैक्रोफेजेस है, उसमें लिम्फोसाइट है, तो बच्चा क्या रहेगा, बच्चा बिल्कुल हेल्दी एंड वेल्दी रहेगा। वेल्दी तो खैर नहीं रहेगा, सिर्फ हेल्दी रहेगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं और आगे उसने ये लिखा हुआ है कि चाइल्ड टू डेवलप एस्थमा, एलर्जीज, डायबिटीज, मेल्टस एंड ओबेसिटी। बच्चे को मोटा नहीं होने देगी, डायबिटीज नहीं होने देगी, उसके अलावा एलर्जी से बचाएगी और एस्थमा से बचाएगी। और अब ये यहाँ पे एक अहम बात है, यहाँ पे लिख लो, बल्कि मैं आपको बताता हूँ। अगर एक बच्चा है, ठीक है, अगर एक बच्चा पैदा हुआ है और आप उसको सिर्फ 6 महीने तक माँ का दूध ही पिला रहे हो, तो ये गाइडलाइंस हमें ये रिकमेंड करती हैं कि आपने उसको विटामिन डी, ठीक है, आपने उसको विटामिन डी का सप्लीमेंट देना होता है और आयरन के सप्लीमेंट देने होते हैं। जो बच्चा होता है उसको आपने क्या देना होता है, विटामिन डी का सप्लीमेंट देना होता है और क्या देना होता है, आयरन देना होता है। क्यों, क्योंकि जो माँ का दूध होता है उसमें क्या होती है, उसमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है, विटामिन डी कम होता है। तो अगर एक बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ के दूध के ऊपर ही है, ठीक है, अगर एक बच्चा 6 महीने तक माँ के दूध के ऊपर है तो आपने उसको विटामिन डी देना है। लेकिन अब आप कहते हैं कि विटामिन डी देना कितना है, तो ये लिख लें, इसकी डोज लिख लें,
400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे। ठीक है, एक दिन में आपने उसको 400 इंटरनेशनल यूनिट देने होते हैं, 400 इंटरनेशनल यूनिट देने होते हैं। डॉक्टर्स, अभी ये जो विटामिन डी होता है ना, ये जो मदर होती है इसके मिल्क में कम होता है। इसके अलावा मुझे मेरे जेन से वो स्किप हो रहा है, विटामिन जो बकरी के दूध में कम होता है, एक और विटामिन होता है जो गाय के दूध में कम होता है। मैंने ये हिमाटोलॉजी में पढ़ाया था, लेकिन अभी मेरे जेन में नहीं आ रहे, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये ना आई थिंक वो था, इसमें फोलिक एसिड था शायद उसमें, कौ में, मुझे याद नहीं आ रहा, ये मिक्स हो रहे हैं। तो ये हमने पढ़ा था हिमाटोलॉजी में कि जो कौ होती है ना, जो गाय होती है, वो अब्जॉर्ब नहीं कर पाती, आई थिंक वो उसको फोलिक एसिड को अब्जॉर्ब नहीं कर पाती। मैं आपको ना ये देख के आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है, कि कौन सी चीज किस में कमी कमी होती है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझ लें, जो विटामिन डी होता है ना, जो विटामिन डी होता है, इसके 400 इंटरनेशनल यूनिट होते हैं एक दिन में। आपने अगर बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पी रहा है, तो विटामिन डी की कमी से बचाने के लिए यहाँ आप उसको धूप छूप लगवाओगे, क्योंकि आपको पता है धूप में भी विटामिन डी बनता है। और आप अगर धूप भी नहीं लगवा रहे और आप उसको क्या दोगे, विटामिन डी दोगे 400 इंटरनेशनल यूनिट पर डे, एक दिन में आप उसको 400 इंटरनेशनल यूनिट दोगे। उसके बाद जब 6 महीने गुजर जाते हैं, जब 6 महीने गुजर जाते हैं, तो आपने उसमें क्या ऐड करना है, आपने उसमें कौ मिल्क ऐड करना है, आपने उसमें क्या मिल्क ऐड करना है, कौ मिल्क ऐड करना है। 6 महीने के बाद माँ का दूध भी पिलाना है, और जो गाय का दूध है वो भी पिलाना है। और जब 1 साल गुजर जाए, जब 1 साल गुजर जाए, तो फिर आपने उसको कुछ सॉलिड फूड खिलाना शुरू कर देना, सॉलिड फूड। ठीक है, तो ये सारी गाइडलाइन है कि हम गायनाकोलॉजी में पढ़ेंगे भी दोबारा, लेकिन फिलहाल यहाँ पे थोड़ा जिक्र छिड़ा था तो मैंने आपको बता दिया है कि अगर एक बच्चा है वो जब पैदा होता है तो 6 महीने तक सब आपने कोशिश यही करनी है कि आपने उसको माँ का दूध पिलाना है। लेकिन जब आप माँ का दूध पिला रहे होगे, तो आपने उसको साथ विटामिन डी के सप्लीमेंट भी देने हैं। और विटामिन डी एक दिन में कितना देना, 400 इंटरनेशनल यूनिट देना है। उसके बाद आपने उसको आयरन भी देना है। और आयरन में समझ लें, अगर मदर में क्या है, आईडीए है, ठीक है, अगर जो मदर थी उसमें क्या है, और आपको पता होगा प्रेगनेंसी में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है, कि आयरन की कमी हो जाती है। अगर मदर में आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है, तो बच्चे को आपने लाजमी उसके आयरन के सप्लीमेंट देने हैं। ठीक है, आयरन के सप्लीमेंट लाजमी देने हैं। अगर नहीं है तो फिर आप सिर्फ विटामिन डी पे ही गुजारा कर सकते हो, लेकिन गाइडलाइन हमें ये कहती है कि आपने विटामिन डी और आयरन दोनों देने होते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में नॉलेज रखना है। जब हम गायनाकोलॉजी में पढ़ेंगे तो मैं इसको आपको पूरा इसका ट्रीटमेंट भी बताऊंगा कि बच्चे को आपने कौन सी मेडिसिन देनी है। ठीक हो गया, और जब 6 महीने गुजर जाए तो आपने उसमें कौ मिल्क ऐड करा देना है। जब 1 साल गुजर जाए तो आपने बच्चे की खुराक में कोई कुछ सॉलिड फूड भी ऐड करा देना है। ठीक हो गया, उसके बाद हम आगे चलते हैं। और अब एक मदर है, ठीक है, अब एक मदर है और वो चाहती है कि मैं प्रेगनेंसी से पहले वाला वेट हासिल जो गेन है, आपको पता है कि प्रेगनेंसी में वेट ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है, मोटी हो जाती है। अगर जो वो औरत है, अगर वो चाहती है कि प्रेगनेंसी से पहले वाला मैं वेट हासिल कर लूं, तो आप क्या कहोगे, आप उसको कहोगे कि आप ब्रेस्ट फीड करें। जब वो ब्रेस्ट फीड करेगी तो उसका वजन कम होगा, ठीक है, उसका वेट लॉस होगा। तो अगर उसका जो प्रेगनेंसी से पहले वाला वेट था वो दोबारा आ जाएगा। उसके अलावा अगर मदर चाहती है कि उसकी बॉन्डिंग अच्छी हो जाए, उसकी बेबी के साथ बॉन्डिंग अच्छी हो, तो आपने कहना है कि ब्रेस्ट फीड करें, बॉन्डिंग भी ज्यादा हो जाएगी। इसके अलावा अगर वो ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर या फिर सर्वाइकल कैंसर, इन सब से बचना चाहती है, तो वो क्या करे, वो ब्रेस्ट फीड करे, वो दूध पिलाए। ठीक हो गया, तो ये सारी बातें आपने याद रखनी है। मुझे बताएं कि लैक्टेशन की समझ आ गई है, इसमें कोई खास बात तो है नहीं है, सारी आसान सी बातें हैं। जल्दी बताएं। चलें जी, आई होप कि आप सबको क्लियर है, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। ओके, हम आगे चलते हैं। और आगे हम अगर कोई सवाल रह जाता है, देखो मेरी बातों पे ना जाया करो, अगर मैं मतलब कह देता हूँ ना कि ये आसान है, तो अगर आपको वो नहीं समझ आ रही तो मुझसे पूछ लिया करो, कोई मसले वाली बात नहीं है। ठीक है, हम आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, डेट इज मेनोपॉज। मेनोपॉज काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा समझ के, क्योंकि आपने ये पहले बातें नहीं पढ़ी हुई, तो आपको समझ आएगी इसकी। मेनोपॉज, ठीक है, मेनोपॉज। मेनोपॉज को हम पढ़ते हैं कि मेनोपॉज क्या होता है। तो मेनोपॉज का आप सबको कंसेप्ट है कि जो मेनोपॉज होता है, जब एक खतून क्या हो जाती है, जब उसमें ओवेरियन रिजर्व खत्म हो जाता है। मुझे बताना, ओवरी में कितने फॉलिकल्स होते हैं, शाबाश, ओवरी में कितने फॉलिकल होते हैं जी। यस, डॉक्टर अदनान बता रहे हैं जी 4 लाख होते हैं, सारे तकरीबन सही बता रहे हैं कि 4 लाख होते हैं। तो जो ओवरी में जब फॉलिकल खत्म हो गए, या उसका जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ओवेरियन एक्सिस था वो खराब हो गया, तो इससे क्या होगा, मेनोपॉज आ जाएगा। जो एक लेडी है, जो एक खतून है, वो अपनी पूरी जिंदगी में 380 एग बनाती है। वो अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ 380 एग्स बनाती है, ठीक है, 380 एग्स बना सकती है, इससे ज्यादा नहीं बना सकती। लेकिन ये एक ओवरी की बात कर रहा हूँ, एक ओवरी की। उस दिन मुझे एक बंदा पूछ रहा था कि जो 380 एग्स है वो तो 13 साल में खत्म हो जाएंगे। नहीं, वो दो ओवरीज है ना, जो लेडी होती है उसकी, और 2 ओवरियां होती हैं। एक ओवरी
एक ओवरी सिर्फ 380 एग्स बनाती है, 380 टू 400। ठीक हो गया। अच्छा, मेनोपोज, मेनोपोज में क्या होता है, इट इज परमानेंट सिसेशन ऑफ मेंसेस। इसमें क्या होता है कि आप अगर आपके पास एक लेडी आती है, ठीक है, परमानेंट सिसेशन, वो कहती है कि डॉक्टर साहब मुझे पिछले 6 महीने से मेंसेस नहीं आ रहे। आप कहते हैं आपकी कितनी उम्र हो गई है, वो कहती है मेरी डॉक्टर उम्र हो गई है 47 ईयर। तो आपने समझ जाना है कि इसको मेनोपोज हो रहा है। लेकिन इसके ना कुछ होती हैं, इसकी कुछ इंडिकेशन होती है, मैं आपको बताता हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। ए परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंसेस, परमानेंट सेसेशन ऑफ मेंसेस फॉर 12 मंथ, अगर 12 महीने तक लगातार, फॉर 12 मंथ, ये बहुत अहम बात है। अगर 12 महीने तक लगातार एक लेडी को मेंसेस नहीं आते, तो इसको फिर हम जाके कहेंगे कि इसको मेनोपॉज हो गया। दोबारा सुने, 12 महीने तक लगातार, कंजेक्टिवली 12 महीने तक लगातार अगर किसी लेडी को मेंसेस नहीं आते, तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, फिर हम इसको मेनोपॉज कहेंगे। अब क्या होगा, अब आपको पता है कि मेनोपोज होता क्यों है, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। जो मेनोपोज है, मेनोपोज में मैंने आपको परसों जब मैंने आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ाया था, तो मैंने आपको एक टॉपिक साथ पढ़ाया था, एन एवुलेटरी साइकिल। मैंने कहा था जब मेनोपोज होता है या मेनार्की होती है, जब मेंसेस शुरू होते हैं किसी लड़की को, या जब किसी लड़की के मेंसेस खत्म होते हैं, तो तब क्या होता है, एन एवुलेटरी साइकिल बहुत कॉमन होता है, विदाउट ओव्यूलेशन। कि मेंसेस तो आते हैं लेकिन उसमें एग नहीं होता, तो ये बड़े इरेगुलर से मेंसेस होते हैं। तो जब मेनोपोज करीब होता है ना, मेनोपोज करीब होता है, तो आपके पास अक्सर ये मरीज आएंगे, अक्सर ये मरीज आएंगे, और वो ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब मेरी इतनी 42 साल उम्र है, 43 साल उम्र है, और मेरे मेंसेस बहुत इरेगुलर हैं। तो इट इज ड्यू टू मेनोपोज। इसकी हम वजह पढ़ते हैं कि इसकी वजह क्या होती है। इसमें क्या होता है कि एक तो एस्ट्रोजन जो होता है वो कम होता है, ठीक है, एक तो क्या होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, एस्ट्रोजन कम होता है, एस्ट्रोजन प्रोडक्शन डिक्रीज होगी। मतलब इसकी वजह यह है कि एक तो एस्ट्रोजन प्रोडक्शन कम होगी, ड्यू टू एज लिंक डिक्लाइन, ड्यू टू एज, मतलब कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हर चीज बूढ़ी होती जाती है, तो उसका जो एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग सेल्स थे, उसकी जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स थे, वो क्या हो गए, वो खत्म हो गए, वो कम हो गए। इसकी वजह से क्या हुआ, एस्ट्रोजन कम हो गया। तो जब एस्ट्रोजन कम हुआ तो क्या हुआ, जब एस्ट्रोजन कम हुआ तो क्या हुआ कि उसको मेंसेस आना बंद हो गए। जी डॉक्टर आयशा, ये 12 मंथ वाला सिर्फ ये है कि अगर किसी खतून को, अगर किसी लेडी को 12 महीने तक लगातार मेंसेस नहीं आते, फिर हम उसको मेनोपॉज कहेंगे। अगर फर्ज करें 6 महीने तक मेंसेस नहीं आते, फिर 1 महीना आ जाते हैं, फिर 6 महीने नहीं आते, तो अभी वो मेनोपॉज में नहीं गई, हम उसको मेनोपॉज नहीं कह सकते। मेनोपॉज हम तभी उसको कहेंगे जब 12 महीने तक लगातार मेंसेस नहीं आएंगे, फिर हम उसको कहेंगे कि अब इसको मेनोपॉज हो गया। ठीक हो गया। अच्छा, एस्ट्रोजन इसमें कम हो जाता है, क्योंकि एज की वजह से एस्ट्रोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। उसके अलावा डिक्लाइन इन नंबर, ठीक है, डिक्लाइन, डिक्लाइन इन नंबर, नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। मैंने कहा था कि एक ओवरी में 4 लाख फॉलिकल्स होते हैं, तो ओवेरियन फॉलिकल आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो ओवेरियन फॉलिकल क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो डिक्लाइन इन ओवेरियन फॉलिकल्स, एवरेज एज ऑफ ऑनसेट, हाँ, ये उसने लिखा हुआ है कि जो एवरेज एज है, ठीक है, एवरेज एज मतलब कि मोस्टली जो लेडीज होती हैं उनमें मेनोपॉज कब आता है, एवरेज एज है दैट इज 51। लेकिन पाकिस्तान में आप कोई भी आर्टिकल उठा कर देख लें, उसने लिखा होगा 45 to 47। पाकिस्तान की जो एवरेज मेनोपोजल एज है दैट इज 45 to 47। लेकिन ये 51 किसका है, अमेरिका का है, ये यूएस का है, क्योंकि उनकी खुराक वगैरह अच्छी है। और ये ना वैसे ये काफी डिपेंड भी करता है मेनोपोज। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ, चलें आपका ना जरा कॉन्सेप्ट चेक करते हैं कि आपको कितनी समझ आया पिछले। मुझे बताएं, अब अगर एक खतून है और उसके 12 बच्चे हैं, माशाल्लाह, उसके 12 बच्चे हैं, और एक और खतून है, उसके 2 बच्चे हैं, तो मुझे बताएं मेनोपॉज किस में जल्दी आएगा। जी, मैं जरा देखना चाहता हूं कि आपका दिमाग कहां तक दौड़ता है। अगर एक लेडी है, एक के 12 बच्चे हैं, हम उसका फर्ज करें, उसका नाम है रोबर्टा। एक लेडी है, उसका नाम है रोबर्टा, रोबर्टा के 12 बच्चे हैं, और एक और लेडी है जिसका नाम कुछ भी कर लें, तो उसके 2 बच्चे हैं। तो मुझे बताएं मेनोपॉज पहले किस में आएगा। जी, माशाल्लाह, लावे सारे गलत बता रहे हैं, जितने लावे हैं वो सारे गलत बता रहे हैं। जी, जो 2 कह रहे हैं वो जरा मुझे रीजन बताएं कि इसकी क्या रीजन है, कि आपने 2 क्यों कहा है, वाई यू टोल्ड अस टू। 12 बच्चे वालों में जल्दी मेनोपॉज आ जाएगा, नहीं, 2 वाली में ज्यादा आएगा, क्यों। जी, मुझे रीजन बताएं, एक लफ्ज में रीजन बताते, मैं समझ जाऊंगा कि आपको कंसेप्ट आता है। ये कॉन्सेप्ट आपको सबको पता है, मैंने सब हर चीज आपको बताई हुई है, बस आप उस तरफ जा नहीं रहे, आप वो चीज सोच नहीं रहे। जी, जरा सोचे ना और मुझे बताएं ना कि एक एक लेडी है, उसके 12 बच्चे हैं, और एक और लेडी है जिसके क्या है, जिसके 2 बच्चे हैं। तो जो दो वाली है, जो 2 वाली है उसमें मेनोपॉज जल्दी क्यों आ जाएगा, और जो 12 वाली है उसमें मेनोपॉज लेट क्यों आएगा। जी, डॉक्टर जोहा माशाल्लाह बिल्कुल सही बता रही हैं। देखो,
मुझे जरा बताना, मैं आपका आप चेक करता हूँ, प्रेगनेंसी में मेंसेस आते हैं या नहीं आते? प्रेगनेंसी में जो लेडी होती है उसमें मेंसेस आते हैं या नहीं आते? ऑफ कोर्स ही बात है नहीं आते, ऑफ कोर्स ही बात है नहीं आते, मेंसेस नहीं आते। तो जब मेंसेस नहीं आते, जब मेंसेस नहीं आते, तो मुझे बताएं जो उसमें फॉलिकल होगा, जो उसमें फॉलिकल होगा वो जाया हो जाएगा हर महीने या वो सेफ रहेगा? वो वेस्ट हो जाएगा हर महीने, क्योंकि हर महीने अगर मेंसेस आते हैं तो 1,000 फॉलिकल जाया हो जाते हैं। तो अगर मेंसेस नहीं आ रहे, अगर मेंसेस नहीं आ रहे तो एक महीने में फर्ज करें कि एक लेडी है, उसकी प्रेगनेंसी हुई, उसका उसका सेकंड मंथ है प्रेगनेंसी का, तो मेंसेस तो नहीं आ रहे। तो मुझे बताएं कि जब मेंसेस नहीं आएंगे तो क्या 1,000 प्राइमोडियल फॉलिकल्स ग्रो करेंगे और वो सेफ रहेंगे या वो जाया हो जाएंगे? जी डॉक्टर समीना, डॉक्टर अनम, डॉक्टर जोहा सही बता रही हैं कि जो जो वो प्राइमोडियल फॉलिकल्स होंगे वो सेफ रहेंगे। तो जितनी ज्यादा प्रेगनेंसीज होती हैं इतना ज्यादा जो मेनोपॉज होता है वो डिले हो जाता है, इतना ज्यादा मेनोपॉज डिले हो जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंसेस रुक जाते हैं, मेंसेस नहीं आते। जो एक 1,000 हर हर महीने हमने पढ़ा था कि 1,000 जो फॉलिकल जाया हो जाते हैं मेंसेस की वजह से। जब मेंसेस ही नहीं हो रहे तो एक जो 1,000 जो फॉलिकल होंगे वो क्या होंगे, जो 1,000 फॉलिकल्स होंगे वो सेफ रहेंगे। जब वो सेफ रहेंगे तो क्या होगा, जो मैनु वो ज्यादा फॉलिकल्स ज्यादा एज तक रहेंगे। तो ये वैसे कहा जाता है, लेकिन ये इतनी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो हार्मोन्स कम हो जाते हैं। लेकिन ये कहा जाता है और ये गाइटन पे बात लिखी हुई है कि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज होंगी मेनोपॉज उतना ज्यादा डिले हो जाएगा। एक प्रेगनेंसी तकरीबन 8 से 9 महीने मेनोपॉज को डिले करती है। तो जो माशाल्लाह 12 बच्चों वाली माँ है उसमें 12 साल हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, उसमें 2-3 साल का सिर्फ फर्क आता है। क्यों? क्योंकि हार्मोन भी तो है ना, जैसे एज बढ़ती है हार्मोन भी कम हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है कि जिसके ज्यादा बच्चे उसमें मेनोपॉज थोड़ा सा लेट आता है। इसकी वजह क्या है? क्योंकि उसमें फॉलिकल्स बच जाते हैं, उसमें फॉलिकल्स जाया नहीं होते। जी डॉक्टर मिनाल पूछ रहे हैं जी, लेकिन उसमें तो कहते हैं बच्चे दो ही अच्छे एंड वहां मेजोरिटी लोगों का दो होते हैं, फिर उनका 51 एज क्यों है? जी यूएस का मुझे अब नहीं पता कि यूएस में कितने बच्चे होते हैं या उसमें क्या हिसाब है, लेकिन उन्होंने एक एवरेज एज आपको दी हुई है कि जो अमेरिका है उसमें 51 है और पाकिस्तान में जो एवरेज एज है दैट इज 45, 46, 47, यहाँ पे आके मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन ये सारी ये जो एवरेज होती है ये एवरेज ही होती है, ये कोई कंफर्म बात नहीं होती कि यहाँ पे होगा ही होगा। ठीक हो गया? तो आई होप कि आपको मेरी बात समझ आ गई है कि जितनी ज्यादा प्रेगनेंसीज होंगी उतने ज्यादा मेनोपॉज जो होगा वो डिले हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? क्योंकि प्रेगनेंसी में मेंसेस रुक जाते हैं। जब मेंसेस रुकेगा तो हर महीने हमने पढ़ा था कि 1,000 फॉलिकल जाया होते हैं फॉर मेंसेस। लेकिन जब मेंसेस ही नहीं होंगे तो क्या होगा, वो 1,000 फॉलिकल्स बिल्कुल सही रहेंगे। और थ्योरेटिकली ये बात ठीक है कि एक एक प्रेगनेंसी एक बच्चा 9 महीने डिले कर देता है मेनोपॉज को, लेकिन ये इतनी कोई प्रैक्टिकल बात नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती है हार्मोन का भी इफेक्ट आता है। तो जब हार्मोन का इफेक्ट आता है तो उस वजह से जो एवरेज उन्होंने बताई हुई है एवरेज एज फॉर मेनोपॉज दैट इज 51 फॉर यूएस। ठीक हो गया? जरा मुझे बताइए ये समझ आई है या ऊपर से गुजर गई है बात? ये इंटरेस्टिंग बात है बहुत ज्यादा, लेकिन अगर आपको समझ आ गई है तो, अगर नहीं समझ आई फिर नहीं मजा आएगा आपको। चलें जी, आई होप कि आपको समझ आ चुकी है। हम आगे चलते हैं। अब उसने लिखा हुआ है कि एवरेज एज ऑफ ऑनसेट इज 51। अब उसने लिखा हुआ है कि इट इज यूजुअली प्रोसीडेड बाय 4 to 5 ईयर ऑफ अबनॉर्मल एंड एवुलेटरी साइकिल। उसने लिखा हुआ है कि इट इज यूजुअली, जब मेनोपॉज होता है तो उससे 4 से 5 साल पहले, जब मेनोपॉज होना होता है तो उससे 4 से 5 साल पहले, 4 से 5 साल पहले जो मेंसेस होते हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। 4 to 5 ईयर्स, 4 to 5 ईयर्स प्रीसीडेड, प्रीसीडेड का मतलब है पहले। ठीक है? प्रीसीडेड क्या हो जाती है? अब नॉर्मल, अब नॉर्मल एन एवुलेटरी साइकिल, एन एवुलेटरी साइकिल, एन एवुलेटरी साइकिल। तो मुझे बताना एन एवुलेटरी साइकिल में सबसे ज्यादा जो मरीज आपके पास कौन सा आएगा? वो आपके पास आएगा, कौन सा आएगा? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का क्यों? क्योंकि ओवुलेशन हो नहीं रही, एस्ट्रोजन ज्यादा है, प्रोजेस्टेरोन बन नहीं रहा। हमने इसकी काफी डिटेल में बात की थी, अगर आपको याद हो या ना याद हो। तो जो अब जब एनोवुलेटरी साइकिल होता है तो एग तो बनता नहीं है, तो क्या होता है? एस्ट्रोजन ज्यादा हो जाता है। जब एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो क्या करता है? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको फिर काफी लोगों को प्रॉब्लम होती है। और आपके पास जो मेनोपॉज की मोस्टली मरीज आएंगी वो ये इसी के साथ आएंगी कि डॉक्टर साहब मुझे क्या हो रही है, मुझे एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है। इसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया इंड्यूस्ड बाय एस्ट्रोजन। और इसके लिए फिर आप देते हो प्राइमोलोट। ठीक है? प्राइमोलोट। ओके जी। तो ये 4 से 5 साल पहले जब मेनोपॉज आना होता है तो उससे पहले ही उसके जो मेंसेस होते हैं वो सारे क्या हो जाते हैं? इरेगुलर से हो जाते हैं ड्यू टू एन एवुलेशन। ये हमने बात की थी, इसलिए मैं अब इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। उसके बाद उसने लिखा हुआ है कि सोर्स ऑफ एस्ट्रोन, हाँ
ये बात समझने वाली है कि सोर्स ऑफ एस्ट्रोन, सोर्स ऑफ एस्ट्रोन। अब क्या हुआ कि जब फर्ज करो मेनोपॉज तो हो गया, जो एस्ट्रोजन था वो किसने बनाना था, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स ने बनाना था, फॉलिकल्स ने बनाना था। अब मेनोपॉज हो गया, फॉलिकल सारे खत्म हो गए, तबाह हो गए। अब वो ये कहता है कि जो फीमेल होती है उसमें एस्ट्रोजन कहाँ से आता है। तो इसको हम आगे भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ने कि जो सोर्स ऑफ एस्ट्रोजन होगा, सोर्स ऑफ एस्ट्रोन, उसने एस्ट्रोजन नहीं लिखा, उसने लिखा है एस्ट्रोन। तो एस्ट्रोन के बारे में हमने पढ़ा था कि जो एडिपोज टिश्यूज हमारा एस्ट्रोजन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोजन। तो एडिपोज टिश्यू से जो बनने वाला एस्ट्रोजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोन, उसको हम क्या कहते हैं, एस्ट्रोन। तो सोर्स ऑफ एस्ट्रोन विल बी एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं अरोमाटेज, जिसको हम क्या कहते हैं, अरोमाटेज। इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे जब मैं आपको पीसीओस पढ़ाऊंगा ना, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, उसमें ये दोबारा कॉन्सेप्ट आएगा कि जो एडिपोज टिश्यू होता है, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, एरोमाटेज होता है। ये जो एरोमाटेज होता है ये क्या करता है, ये उसको एंड्रोजन को पकड़ता है, ठीक है, ये क्या करता है, एंड्रोजन को पकड़ता है और किसमें कन्वर्ट कर देता है, एस्ट्रोन में, एस्ट्रोन में। तो उसके अलावा इसके अलावा ये तो एडिपोज टिश्यू हो गया, इसके अलावा जो एड्रीनल उसका कॉर्टेक्स है वो भी क्या बनाता है, वो भी एस्ट्रोजन बनाता है। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें आपने देख लेनी है, इतनी कोई मुश्किल बातें नहीं है कि सोर्स ऑफ एस्ट्रोन विल बी, जो सोर्स ऑफ एस्ट्रोन विल बी पेरिफेरल प्रोडक्शन। पेरिफेरल प्रोडक्शन का क्या मतलब है कि एडिपोज टिश्यू एंड एड्रीनल ग्लैंड, जो एड्रीनल ग्लैंड होगा और जो उसके एडिपोज टिश्यू वो फिर एस्ट्रोन बनाना शुरू कर देंगे। हम आगे चलते हैं। अब इसमें एक और बात, इसमें एक और बात लिखी हुई है कि इंक्रीज एंड्रोजन। जब मेनोपॉज होता है तो क्या होते हैं, एंड्रोजन ज्यादा हो जाते हैं, जो एंड्रोजन होते हैं वो ज्यादा हो जाते हैं। जब एंड्रोजन ज्यादा होंगे तो क्या होगा, अगर फीमेल में जो एंड्रोजन है जैसे टेस्टोस्टेरोन है अगर वो ज्यादा हो जाए तो क्या होता है, उसको हिरसुटिज्म हो जाता है, उसको क्या होता है, हिरसुटिज्म। तो आपने अक्सर देखा होगा कि मेनोपॉज के बाद जो लेडीज होती हैं उनकी मूछें निकल आती हैं, इसको हम कहते हैं हिरसुटिज्म। हिरसुटिज्म कहते हैं कि चेहरे पे जिस तरह मर्दों के बाल होते हैं उस तरह औरतों के भी बाल आ जाते हैं। तो इट इज ड्यू टू इंक्रीज एंड्रोजन, इट इज ड्यू टू इंक्रीज एंड्रोजन। और अगर हम इसको ठीक करना चाहते हैं तो हम सिर्फ एंड्रोजन की प्रोडक्शन को कम कर देंगे तो हिरसुटिज्म ठीक हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं। उसके अलावा अब यहाँ एक बहुत मजे की बात लिखी हुई है, लेकिन अगर आपको वो समझ आ जाए तो देखो। अब मुझे बताना जरा कि एफ एस एच और एल एच, ठीक है, जो एफ एस एच और एल एच है, ठीक है, एफ एस एच और एल एच, इसको इनहिबिट करने वाला कौन सा हार्मोन था। देखो मैं आपको बताता हूँ, बल्कि मैं आपको बताता हूँ, सुनो। जो एस्ट्रोजन होता है, जो एस्ट्रोजन होता है, एफ एस एच और एल एच ने आके क्या बनाया था, एस्ट्रोजन बनाया था, ऐसे ही था ना। एफ एस एच और एल एच हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी से आते हैं और जब फॉलिकल के ऊपर आके एक्ट करते हैं तो एस्ट्रोजन इंक्रीज होता है। अब क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा, जब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। ये क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा, किसको, एफ एस एच और एल एच को। एफ एस एच और एल एच को क्या करेगा, नेगेटिव फीडबैक देगा। अब क्या हुआ है, अब तो मेनोपोज हो गया है, मेनोपोज में तो एस्ट्रोजन होता ही नहीं है। तो मुझे जरा सोच के बताना है कि मेनोपोज में एफएसएच और एलएच ज्यादा होंगे या कम होंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने लगा हूं, ये क्लिनिकली बड़ा यूज होता है। जी जी, डॉक्टर मुकद्दस और डॉक्टर आयशा और डॉक्टर समीना ही पढ़ने आए हैं, बाकियों का कोई लेना देना नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, देखो, अगर एस्ट्रोजन ने इनहिबिट करके रखा हुआ था, जैसे ही एस्ट्रोजन ज्यादा होता है तो एफएसएच और एलएच ज्यादा हो जाते हैं, जो एफएसएच और एलएच होते हैं वो ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर फर्ज करें मेनोपोज हुआ, मेनोपोज में तो एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, एस्ट्रोजन तो बनता ही नहीं है। जब एस्ट्रोजन नहीं बनेगा तो मुझे ये आपने सोच के बताना है कि क्या एफएसएच और एलएच ज्यादा होंगे या कम होंगे। मेनोपोज में एफएसएच और एलएच ज्यादा होंगे या कम होंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसका फिर मैं आपको ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इसके बारे में। जी, अब सारे सही बता रहे हैं कि जो आपका एफएसएच और एलएच होगा ये ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसको रोकने वाली कोई चीज नहीं है। तो मेनोपॉज में अगर आपने किसी लेडी का देखना हो ना कि इसको मेनोपॉज आने का करीब है या इसका मेनोपॉज हो गया या नहीं, हम उसका एफएसएच चेक करते हैं, हम उसका एफएसएच चेक करते हैं। अगर एफएसएच बहुत ज्यादा हाई हो, ठीक है, नॉर्मल से काफी ज्यादा हाई हो, तो हम इसको कहते हैं कि इसको क्या हो गया है, इसको मेनोपॉज, या इसका मेनोपॉज करीब है या इसको मेनोपॉज हो गया है। ये क्लिनिकल बात है। क्लिनिक में अगर आपने किसी लेडी का चेक करना हो ना कि इसको मेनोपॉज हो गया है या होने वाला है या क्या बात है, तो आप उसका क्या चेक करते हो, एफएसएच चेक करते हो। अगर एफएसएच नॉर्मल से बहुत बहुत ज्यादा हो तो हम कहते हैं कि इसको क्या हो गया है, इसको मेनोपॉज करीब है या इसका मेनोपॉज हो गया है। क्यों, क्योंकि एफएसएच को तो इनहिबिट करना किसने था, एस्ट्रोजन ने। जब एस्ट्रोजन ही नहीं रहेगा तो क्या होगा, एफएसएच ज्यादा हो जाएगा। और ये अहम बात है, अब ये अहम बात है। अब जरा मुझे सोच के आपने बताना है, सोच के बताना है। जीएनआरएच, ठीक है, जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच, मुझे ये आपने तीनों बताने हैं, तीनों आपने बताने हैं कि क्या ये तीनों जो होते हैं ना, ये तीनों हार्मोन यूरिन से एक्सक्रीट आउट होते हैं। जो लेडीज होती हैं ये तीनों हार्मोन यूरिन से एक्सक्रीट होते हैं।
मुझे आपने ये बताना है कि जो मेनोपॉज की होगी बंदी, जिसमें मेनोपॉज हो चुका है, क्या उसके यूरिन में जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच ज्यादा होंगे या कम होंगे? क्या उसके यूरिन में जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच ज्यादा होंगे या कम होंगे? तो माशाल्लाह सारे लावे बता रहे हैं कि ये सारे क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और इसको हम कहते हैं मीनोट्रॉप्स, इसको हम क्या कहते हैं, मीनोट्रॉप्स। ये आज हमने पढ़ना है। देखो, ये अगर अगर कोई लेडी है और उसमें जीएनआरएच की कमी है, अगर कोई लेडी है उसमें एलएच की कमी है, एफएसएच की कमी है, कोई और लेडी है, वो वाली नहीं, कोई और है, उसमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही, वो इनफर्टाइल है, उसको बच्चे नहीं पैदा कर पा रही, तो हम क्या करते हैं, हम जो मेनोपोज में लेडीज होती हैं जिनका मेनोपोज हो चुका होता है, उनके यूरिन से, ठीक है, उनके यूरिन से ये तीनों हार्मोन क्या कर लेते हैं, अलहदा कर लेते हैं। ये तीनों हार्मोन क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। इनको इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, मीनोट्रोप्स। मीनोट्रोप्स ये अहम कॉन्सेप्ट है, उसमें बीआरएस में लिखा हुआ है। बीआरएस में नहीं, किसी और बुक में मैंने पढ़ा था कि उसके यूरिन से हम क्या करते हैं, जीएनआरएच, एलएच और एफएसएच ये तीनों हम कलेक्ट कर लेते हैं, और इसको हम कहते हैं मीनोट्रोप्स। और ये जो मीनोट्रोप है, इट इज वेरी यूजफुल टू ट्रीट इनफर्टिलिटी। अगर कोई और लेडी है और उसको बच्चे नहीं हो रहे, तो हम उसको क्या देंगे, हम उसको मीनोट्रॉप्स देंगे। उससे क्या होगा, उसकी ओवुलेशन हो जाएगी सही तरह से और उसके बच्चे पैदा हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं मीनोट्रॉप्स। तो ये भी एक अहम बात है, और इसका मैं आपको ब्रांड नेम भी आगे बताता हूँ जो पाकिस्तान में अवेलेबल है, फिर मैं आपको आगे ना इसकी डोज भी लिखवाता हूँ। तो समझ आइए बात की कि मीनोट्रॉप्स क्या होते हैं। जो मेनोपॉज वाली लेडी होती है, उसके जो यूरिन होता है उसमें एफएसएच, एलएच और एफएसएच ज्यादा होते हैं। एफएसएच, एलएच और जीएनआरएच ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि नेगेटिव फीडबैक नहीं है एस्ट्रोजन का। जब नेगेटिव फीडबैक नहीं है तो क्या होगा कि हम उसके यूरिन से कलेक्ट कर लेते हैं ये तीनों हार्मोन्स, ताकि हम इनफर्टिलिटी को ठीक कर सकें। इन इन हार्मोन्स को हम कहते हैं मीनोट्रॉप्स। इन हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं, मीनोट्रॉप्स। समझ आई है या ऊपर से गुजर गया? जल्दी बताएं। ये इसमें अहम कॉन्सेप्ट था, आपकी बुक पे नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको लिख लें। चलें जी, हम आगे चलते हैं। आगे उसने एक निमोनिक बताया हुआ है, डेट इज हैवक। हैवक से उसने ना आपको कुछ बातें बताने की कोशिश की है कि जब मेनोपॉज होता है तो क्या होता है। तो मेनोपॉज में मैं आपको सिर्फ आपको जुबानी कलाम में बता देता हूँ, क्योंकि लिखने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले उसने लिखा हुआ है हॉट फ्लैशेस। उसको ना गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, जो लेडी होती है उसको हॉट फ्लैशेस होते हैं। एट्रोफी ऑफ वजाइना, ये अहम बात है, ये एमसीक्यूज भी है। एट्रोफी ऑफ वजाइना, जो मेनोपॉज है उसमें क्या होती है, एट्रोफी ऑफ वजाइना। जो उसकी वजाइना होती है वो छोटी हो जाती है, उसकी ना एट्रोफी हो जाती है वजाइना की। उसके अलावा ओस्टियोप्रोसिस, उसके अलावा क्या होती है, ओस्टियोप्रोसिस हो जाती है, उसमें हड्डियां टूटना शुरू हो जाती हैं। इसका कंसेप्ट मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी में बताया था। ये जो आपका होता है ना, जब मेनोपॉज के बाद ओस्टियोप्रोसिस बहुत कॉमन होती है। इसको ना हम मस्कुलोस्केलेटल में दोबारा भी पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको एंडोक्राइनोलॉजी में बताया भी था कि ये ओस्टियोप्रोसिस होती है। आपने अक्सर देखा होगा कि जो लेडीज जब मेनोपॉज उनका हो जाता है तो उनमें हड्डियां बड़ी कमजोर हो जाती हैं। तो इट इज ड्यू टू एस्ट्रोजन, ये एस्ट्रोजन की वजह से होता है। क्योंकि जो एस्ट्रोजन होता है, इसको मैंने आपको बताया था कि ओस्टियोब्लास्ट को एक्टिवेट करके रखता है, बोन फॉर्मिंग सेल्स को एक्टिवेट करता है। तो जब एस्ट्रोजन नहीं होगा तो फिर उससे ना ओस्टियोप्रोसिस स्टार्ट हो जाती है। ओके, ओस्टियोप्रोसिस होगी। उसके अलावा उसने लिखा हुआ है सीएडी, ठीक है, क्रोनरी क्रोनरी आर्टरी डिजीज। और उसके अलावा लिखा हुआ है स्लीप डिस्टर्बेंस, कि उसको नींद नहीं सही तरह आएगी, क्रोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगी, ओस्टियोप्रोसिस हो जाएगी, एट्रोफी ऑफ वजाइना हो जाएगी। इसको सिर्फ आपने पढ़ लेना है। उसके बाद उसने ये लिखा हुआ है कि अगर मेनोपॉज हो जाए, ठीक है, अगर मेनोपॉज जो है, इफ अकर, ठीक है, इफ अकर बिफोर 40, अगर 40 से पहले मेनोपॉज हो जाए, ठीक है, अगर 40 साल से पहले किसी लेडी को मेनोपॉज हो जाए, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो उसकी ओवरीज के अंदर फॉलिकल्स थे वो खत्म हो चुके हैं, जो उसके ओवरी के अंदर फॉलिकल्स थे वो कम हो गए हैं, वो खत्म हो गए हैं, जिसकी वजह से उसको मेंसेस नहीं आ रहे। तो अगर 40 से पहले पहले उसको मेनोपॉज हो जाता है, इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी, कि उसकी ओवरी में मसला है। ठीक है, उसकी ओवरी में मसला है, तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी ओवेरियन इनसफिशिएंसी। और ये उन लेडीज में होती है जो कि क्या करती हैं, जो कि टोबैको बहुत ज्यादा यूज करती हैं, हुक्का पीती हैं या फिर स्मोकिंग करती हैं। ठीक हो गया? तो दिस इज ऑल अबाउट मेनोपॉज। मेनोपॉज में आपने ये चीजें लाजमी याद रखनी है। एस्ट्रोजन इन लो कंसंट्रेशन इनहिबिट एलएच एंड एस्ट्रोजन इन हाई कंसंट्रेशन एलएच। सर फिर मेनोपॉज में एलएच कम नहीं होगा? एलएच एलएच कम कैसे होगा? देखो, जो एलएच, देखें देखें डॉक्टर अदनान, आप ये बात कर रहे हैं कि जो एलएच एस्ट्रोजन होता है, जब आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं। मैंने ये कहा था कि एस्ट्रोजन जब आता है तो एलएच और एफएसएच को इनहिबिट कर देता है। लेकिन जो आपका एस्ट्रोजन होता है, अगर वो कम मिकदार में रहे, होता है लेकिन कम मिकदार में हो, तो वो इनहिबिट करता है। लेकिन अगर एस्ट्रोजन ज्यादा मिकदार में हो तो एलएच को सर्ज कराता है। लेकिन यहाँ पे तो एस्ट्रोजन है ही नहीं है, वो सिरे से ही नहीं है, जीरो है।
तो जब वो जीरो होता है तो वो LH पीछे से आता है ताकि एस्ट्रोजन रिलीज करे। ब्रेन को ये लगता है कि शायद एस्ट्रोजन की कमी होगी और मैं ज्यादा से ज्यादा LH और FSH भेजूं। ठीक हो गया। ओके जी, ये बिल्कुल आसान सी बातें हैं और इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको एक दफा बुक दिखा दूं, हमने पूरा पेज पढ़ लिया। अगर इस पूरे पेज में आपको कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं, मैं आपको उसको क्लियर करता हूँ, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। हमारा ये भी हो गया, मेनोपॉज भी हो गया। अब हम बात करते हैं एंड्रोजन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंड्रोजन की कि एंड्रोजन में क्या है। एंड्रोजन की में सिर्फ दो चार बातें हैं जो कि करने वाली हैं। ठीक है, एंड्रोजन में क्या है। एंड्रोजन आपको पता है कि एंड्रोजन हम किसको कहते हैं। एंड्रोजन जो आप टेस्टोस्टेरोन है, इसके अलावा डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है या एंड्रोस्टेनिडायोन है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एंड्रोजन कहते हैं। तो एंड्रोजन के बारे में कुछ बातें हैं जो कि हमने करनी है और इसको हम खत्म करते हैं एंड्रोजन को। एंड्रोजन में क्या क्या आता है। टेस्टोस्टेरोन आता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन आता है। और क्या आता है, DHT, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन। हमने पढ़ा था कि जो टेस्टोस्टेरोन है ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट वाज 5 अल्फा रिडक्टेज। उसके बाद एक और हार्मोन है, इसकी इसका ही छोटा भाई, दैट इज एंड्रोस्टेनिडायोन। एंड्रोस्टेनी जो डायोन है, ये कहाँ पे बनता है, ये एड्रीनल ग्लैंड है उसमें भी बनता है। लेकिन जो एंड्रोस्टेनिडायोन है ये किस सेल में बनता है, मुझे जरा बताना। जो एंड्रोस्टेनिडायोन है ये किस सेल में बनता है, जल्दी बताएं। उसके बाद उसने लिखा हुआ है पोटेंसी, कि जो पोटेंसी है, जो मतलब सबसे ज्यादा पोटेंट कौन है, सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। यस, डॉक्टर खिजर हयात बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो थीका सेल्स थे, जो थीका इंटरना सेल्स थे, उसमें एंड्रोस्टेनिडायोन बनता है। और कहाँ पे बनता है, एड्रिनल ग्लैंड पे बनता है। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो पोटेंसी होती है वो किसकी होती है, DHT की। जो डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है उसकी सबसे ज्यादा पोटेंसी होती है। उसके बाद किसकी होती है, टेस्टोस्टेरोन की। उसके बाद किसकी होती है, उसके बाद होती है एंड्रोस्टेनिडायोन। एंड्रोस्टेनिडायोन, ठीक है, एंड्रोस्टेनिडायोन की पोटेंसी होती है। हम आगे चलते हैं। अब ये जो आपका टेस्टोस्टेरोन है, ये क्या क्या कमाल दिखाता है, तो ये हम सारा कुछ पढ़ चुके हैं, इसको मैं आप एक दफा रिवाइज कराता हूँ। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, ये जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन ऑफ एपिडिडाइमस। ठीक है, डिफरेंशिएट, ये क्या करता है, डिफरेंशिएट करता है, किसको डिफरेंशिएट करता है, एपिडिडाइमस। ठीक है, एपीडीडाइमस। जो इंटरनल जेनिटली ऑफ मेल है वो बनाता है कौन, टेस्टोस्टेरोन। एपीडीडाइमस कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। वास डेफरेंस कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। उसके अलावा और कौन सा हार्मोन है, वास डेफरेंस भी हो गया, एपिडाइमस भी हो गया। उसके अलावा आता है सेमिनल विजिकल। ठीक है, सेमिनल विजाइकल कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन। तो हमने एक पीछे भी पढ़ा था कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये इंटरनल जेनेटिलिया बनाता है। ये क्या बनाता है, इंटरनल जेनेटिलिया। लेकिन इंटरनल जेनेटिलिया में प्रोस्टेट भी आता है। तो इसने यहाँ पे क्लियर करके लिखा हुआ है कि एक्सेप्ट प्रोस्टेट। प्रोस्टेट इंटरनल जेनेटिलिया का हिस्सा है, लेकिन प्रोस्टेट के अलावा जो इंटरनल जेनेटिलिया वो कौन बनाता है, टेस्टोस्टेरोन बनाता है। लेकिन जो डीएचटी है, जो डीएचटी है, डीएचटी क्या क्या बनाता है, तो हमने पढ़ा था जो टेस्टोस्टेरोन है ये कन्वर्ट हो जाता है, किसमें कन्वर्ट हो जाता है, टेस्ट डीएचटी में, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट वाज 5 अल्फा रिडक्टेज। बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम दैट वाज 5 अल्फा रिडक्टेज। 5 अल्फा रिडक्टेज क्या करता है, टेस्टोस्टेरोन को कन्वर्ट कर देता है किसमें, डीएचटी में। अब ये जो डीएचटी है, डीएचटी क्या करता है, डीएचटी के दो काम है। एक तो जब अभी बच्चा माँ के पेट में है तो इसको हम कहते हैं अर्ली। ठीक है, पहले ये काम क्या करता है, अर्ली इसका क्या काम है, अर्ली इसका ये काम है कि ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन करता है। ये एक्सटर्नल जेनेटिलिया बनाता है। तो एक्सटर्नल जेनेटिलिया में क्या आता है, पीनस आता है, स्क्रोटम आते हैं, ठीक है, और प्रोस्टेट आता है। प्रोस्टेट वैसे इंटरनल में आता है, लेकिन प्रोस्टेट की डेवलपमेंट कौन कराता है, डीएचटी कराता है। तो ये क्या करता है, डिफरेंशिएशन कराता है। कौन डिफरेंशिएशन कराता है, किसकी डिफरेंशिएशन कराता है, पीनस की। ठीक है, ये भी एक्सटर्नल जेनेटिलिया। और इसके अलावा स्क्रोटम, ठीक है, उसके अलावा स्क्रोटम और प्रोस्टेट। लेकिन प्रोस्टेट इसमें एक्सेप्शन है, प्रोस्टेट इंटरनल जेनेटिलिया का हिस्सा है। लेकिन इसमें कॉन्टेक्स्ट में उसने ये लिखा हुआ है कि जो प्रोस्टेट होता है इसकी डेवलपमेंट कौन कराता है, डीएचटी कराता है। इसकी डेवलपमेंट कौन कराता है, डीएचटी, डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन कराता है। उसके अलावा जब बच्चा जवान हो जाता है, अभी तो बच्चा माँ के पेट में था तो उसकी पीनस की डिफरेंशिएशन स्क्रोटम और प्रोस्टेट किसने बनाया, डीएचटी ने बनाया। लेकिन लेट में जब बच्चा पैदा हो जाता है, जब बच्चा प्यूबर्टी हिट करता है, तो तब कौन कराता है, तो तब उसकी कौन कराता है, दैट इज प्रोस्टेट ग्रोथ। ठीक है, प्रोस्टेट ग्रोथ, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्रोथ। मतलब कि जो जो उसके पीनस का साइज है उसके इंक्रीज कौन कराएगा, डीएचटी कराएगा। उसके अलावा जो गंजापन होता है, ठीक है, जो गंजापन है, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग गंजे हो जाते हैं, ठीक है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, डीएचटी की वजह से। इसके अलावा स्पेशियस एक्टिविटी, स्पेशियस ग्लैंड जो सीबम प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है उनकी एक्टिविटी कौन कंट्रोल करता है, डीएचटी। अब मैं आपको एक मजे की चीज बताता हूँ। जो लोग गंजे हैं, ठीक है, जो लोग गंजे हो जाते हैं, जिनके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं, तो हम उनमें एक मेडिसिन यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फिनास्टीराइड। ठीक है, फिनास्टीराइड। ठीक, इसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। फिनास्टीराइड, फिनेस्ट्राइड क्या है, इट इज इनहिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज।
इट इज इनहिबिटर ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। ये क्या है, 5 अल्फा रिडक्टेज का क्या है, इनहिबिटर है। अब टेस्टोस्टेरोन 5 अल्फा रिडक्टेज की मदद से किसमें कन्वर्ट होता था, डीएचटी में। और डीएचटी क्या है, डीएचटी बंदे को गंजा करता है। तो हमने क्या किया, हमने चालाकी खेली, हमने फिनेस्ट्राइड दिया, फिनेस्ट्राइड ने क्या किया, 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर दिया। जब 5 अल्फा रिडक्टेज इनहिबिट हुआ तो क्या हुआ, डीएचटी नहीं बना, डीएचटी कम हुआ। जब डीएचटी कम हुआ तो इसको हम यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। गंजा कोई अगर बंदा है तो उसमें हम फिनेस्ट्राइड यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स सी बात है, हम कर सकते हैं और हम करते भी हैं। ठीक है, तो फिनेस्ट्राइड हम यूज करते हैं किसके लिए, गंजेपन को ठीक करने के लिए। उसके अलावा उसने ये लिखा हुआ है कि बस इसमें, हाँ बाकी उसने ये लिखा हुआ है कि इन मेल्स एंड्रोजन आर कन्वर्टेड टू एस्ट्रोजन बाय साइटोक्रोम P450 एरोमाटेज। हाँ इसको देख लो, जो मेल्स होते हैं, ठीक है, जो मेल्स होते हैं, मेल्स में जो एंड्रोजन होता है, ठीक है, मेल में जो एंड्रोजन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है। जो एंड्रोजन होता है वो क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। एंड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, उसमें एस्ट्रोजन में। ये डॉक्टर तहरीम ने मुझे उस दिन पूछा भी था। वॉइस क्लियर नहीं थी, रिपीट। जी डॉक्टर खिजर, मैंने सिर्फ आपको ये बताया है कि जो टेस्टोस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है किसमें, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, बाय द हेल्प ऑफ 5 अल्फा रिडक्टेज। तो हम इसका इनहिबिटर यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं फिनेस्ट्राइड। फिनेस्ट्राइड क्या करता है, इनहिबिट कर देता है, किसको इनहिबिट करता है, 5 अल्फा रिडक्टेज को इनहिबिट कर देता है, जिससे क्या होता है, डीएचटी कम होता है। अब डीएचटी क्या करता है, बाल्डिंग कराता है, गंजा कराता है, ठीक है, लोगों को गंजा करता है। तो जब हमने डीएचटी को कम किया तो क्या हुआ, हम गंजेपन को ठीक कर सकते हैं, हम बालों को गिरने से रोक सकते हैं बाय गिविंग फिनेस्ट्राइड। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि जो मेल होते हैं, मेल में जो एस्ट्रोजन होता है ये कन्वर्ट होता है किसमें, कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। जो एंड्रोजन है, मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन में। जो मेल्स होते हैं, अब अगर कोई बंदा ये कहे ना कि मेल में एस्ट्रोजन क्यों नहीं होता, एस्ट्रोजन होता है या नहीं होता, उस दिन डॉक्टर तहरीम ने मुझसे पूछा था। अब जो मेल होते हैं इसमें थोड़ा बहुत एस्ट्रोजन होता है। कैसे होता है, क्योंकि जो एंड्रोजन है, एंड्रोजन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कन्वर्ट हो जाता है एस्ट्रोजन में। और ये कहाँ पे होता है, ये टेस्टिस में हो रहा होता है। ये कहाँ पे होता है, टेस्टिस में होता है, प्लस जो उसके एडिपोज टिश्यू है, जो उसके एडिपोज टिश्यू है, एडिपोज टिश्यूज और टेस्टिस में ये कन्वर्ट हो रहा होता है एस्ट्रोजन में। कौन, एंड्रोजन, जिसमें टेस्टोस्टेरोन आता है, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन आता है। और ये काम कौन सरंजाम देता है, ये काम सरंजाम देता है अरोमाटेज, P450 अरोमाटेज। ठीक है, पी एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं P450 अरोमाटेज। P450 अरोमाटेज क्या करता है, एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, एंड्रोजन में, एस्ट्रोजन में, इन मेल, फीमेल की बात नहीं कर रहा, मेल में। ठीक हो गया। उसके बाद बल्कि मुझे पहले यहां तक बताएं कि आपको यहां तक समझ आई है, फिर मैं आपको जिम की कहानी सुनाता हूँ।